महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा। जिला अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगने से 3 नवजातों की मौत। वेंटिलेटर फटने के बाद आग लगने की खबर। दिल्ली के आईटीओ के पास भीषण सड़क हादसा। 2 कारों के बीच आमने सामने टक्कर में आप विधायक अनिल झा और कर्नाटक के बीजेपी एमएलए अभय पाटिल जख्मी। सुप्रीम कोर्ट में आज जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 में हुई धांधली के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। परीक्षा घोटाले की स्वतंत्र और समयबद्ध सीबीआई जांच की अपील। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर आज से 2 दिवसीय सम्मेलन। बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। सुरक्षा बलों के 850 अधिकारी होंगे शामिल। चंडीगढ़ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास संदिग्ध आईईडी बरामद। पंजाब के तरनतारन के रहने वाले संदिग्ध गिरफ्तार। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता आशुतोष रांका का ये अंदाज चर्चा में है, जिसमें दोनों हंस रहे हैं। अंदाज हल्का फुल्का है। अपने ऊपर हुए हमले का किस्सा सुनाते हुए आशुतोष रांका ने अभिजीत दीपके से बातचीत की। रांका ने हमले को अपने लिए एक तरह का फायदा बताया, जिसके बाद बातचीत का माहौल अचानक हल्का फुल्का हो गया। रांका अपनी बात रखते रहे और दीपके के साथ हंसते हुए नजर आए। दोनों के बीच बातचीत में हंसी मजाक का ये अंदाज अब चर्चा में है। दरअसल रांका पर हुए हमले की घटना गंभीर है, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने जिस अंदाज में उसका जिक्र किया, उसने लोगों का ध्यान खींचा। अब सवाल है कि आखिर रांका ने हमले को अपने लिए फायदे से क्यों जोड़ा और उस बातचीत का पूरा संदर्भ क्या था। फिलहाल वीडियो का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ने केंद्र सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है। वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन फिर होगा। इसीलिए आज सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें 25 जुलाई को वापस लिए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद सरकार की तरफ से किए गए आश्वासनों की समीक्षा होगी। सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने अब तक ये औपचारिक जानकारी नहीं दी है कि आश्वासनों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पार्टी ने साफ कहा है कि भरोसे को कमजोरी न समझा जाए। सीजेपी का दावा है कि इन आश्वासनों में आंदोलन से जुड़ी एफआईआर वापस लेना या रद्द करना, भविष्य में छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना और नीट यूजी पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल था। लेकिन अब सीजेपी सरकार पर वादों को पूरा करने में देरी का आरोप लगा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। 18 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने देश भर में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की लिस्ट मांगी थी। सीजेपी का कहना है कि कोर्ट के बार-बार लिस्ट मांगने के बावजूद केंद्र की तरफ से इसे देने की ठोस प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई। अब सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी तय करेगी कि सरकार को और वक्त दिया जाए या फिर शांतिपूर्ण राष्ट्रव्यापी आंदोलन का दूसरा दौर शुरू किया। लेकर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवादित बयान का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। अब योग गुरु स्वामी रामदेव और कंगना रनौत के बीच ठन गई है। रविवार को बाबा रामदेव ने फिर कंगना रनौत पर पलटवार किया और उन्हें ओछा कह दिया। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है। स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। बाबा रामदेव के बयान पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया तो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन बहस जरूर छिड़ गई है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत हुई थी कंगना के जेन जी को गटर जेनरेशन बयान के बाद, जिस पर बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया कि उनका बचपन कैसा रहा, जवानी कैसी रही, पहले के कारनामे कैसे रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी को भी गटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। तब बाबा रामदेव के बयान पर कंगना रनौत ने भी पलटवार किया था। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर पोस्ट शेयर की थी और लिखा था, बाबा जी, मेरे जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे और धोखाधड़ी वाले मेडिकल असर के दावों के लिए फटकार तो नहीं लगी, जो कि पक्के तथ्यों पर आधारित है, न कि किसी गॉसिप या अंदाजे पर। गौतम अडानी और कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार की मुलाकात के बाद सियासत गर्मा गई है। 23 अगस्त को अडानी शिव कुमार के सदाशिव नगर स्थित आवास पहुंचे। बीजेपी ने इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री कार्यालय ने इससे शिष्टाचार भेंट बताया है। कहा गया कि मुलाकात में अडानी के कर्नाटक में चल रहे कारोबार और राज्य में निवेश को लेकर चर्चा हुई। दरअसल बेंगलुरु के हेब्बाल से सिल्क बोर्ड तक प्रस्तावित टनल रोड प्रोजेक्ट में अडानी एंटरप्राइजेस
सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। बीजेपी पहले से ही इस परियोजना का विरोध कर रही है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, एक तरफ राहुल गांधी अडानी का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार उनके लिए लाल कालीन बिछा रही है। कांग्रेस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट बता रही है, लेकिन अडानी से मुलाकात और टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी के हमले से कर्नाटक की सियासत में टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात अभी से बिछने लगी है। जोड़ तोड़ की राजनीति से लेकर मुद्दों और एजेंडों तक पार्टियां अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगी हैं, जिसकी सबसे ताजा तस्वीर राजधानी लखनऊ से आई है। जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, सपा मुख्यालय में हुई इस मुलाकात के बाद संजय सिंह ने बीजेपी और योगी सरकार पर आरक्षण और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर निशाना साधा। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आरक्षण खत्म करने की मुहिम फिर तेज कर दी है और संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए इसे नाकाम करना जरूरी है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि योगी सरकार ने पिछड़ों का हक मारा है और इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात भी कही। यानी मुद्दा आरक्षण का है, लेकिन नजर 2027 के चुनाव पर है, क्योंकि यूपी की सियासत में पिछड़ा वर्ग बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर विपक्षी दलों का एक मंच पर आना बीजेपी के खिलाफ सियासी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में आईफोन की किस्त को लेकर हुए विवाद में 18 साल के कुणाल और उसके माता पिता की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल रिश्तों में सम्मान और सही निर्णय को लेकर कुणाल की मां ने यूट्यूब पर खुद एक वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर वीडियो को शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपना भाग्य उसी व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार रहें जो आपका सम्मान करता हो और आपके प्रेम की कद्र करता हो। जो व्यक्ति आपके प्यार और सम्मान की कीमत नहीं समझता और जिसके लिए आपके प्रयासों का कोई मोल नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे चपाती तभी स्वादिष्ट लगती है जब वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से की जाए, ठीक उसी तरह रिश्ते भी तभी सार्थक होते हैं जब दोनों तरफ से अच्छा व्यवहार हो और दोनों एक दूसरे को महत्व दें। यदि केवल एक व्यक्ति रिश्ते को निभा रहा है और दूसरा उसकी कदर नहीं कर रहा, तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा हो तो ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ लें। आपको बता दें कि कुणाल की मां के YouTube पर 29,000 से अधिक फॉलोअर्स थे। कई प्रेरक वीडियो पोस्ट किए थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ छोटे ब्लॉग भी बनाए थे। बहरहाल महाराष्ट्र के संभाजी नगर से आई ये खबर और इसके पीछे की कहानी न सिर्फ समाज को सोचने पर मजबूर कर रही है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। अगर कोई चाहत परेशान करने लगे, जिद की हद तक पहुंच जाए, तो उसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें, बल्कि उस समस्या को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश करें और इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोक। दरअसल घटना के पहले का परिवार का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें माँ बेटे का गहरा प्यार देखने को मिल रहा है। एक वीडियो में कुणाल को अपनी मां के साथ चाय पीते हुए देखा गया, जबकि दूसरे वीडियो में कुणाल अपनी मां का पैर धोते और उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक नए वीडियो में संगीता अपने बेटे कुणाल को पीछे खींचने के लिए गिड़गिड़ाती, रोती और विनती करती नजर आ रही है। वीडियो में कुणाल पहाड़ी के खतरनाक किनारे पर खड़ा है, जबकि संगीता उससे कुछ ही फीट की दूरी पर जमीन पर बैठकर रो रही है और उसे समझाने का प्रयास कर रही है। संगीता ने अपने बेटे को भरोसा दिलाया था कि वो मिलकर उसकी हर समस्या सुलझा लेंगे, लेकिन कुणाल ने उनकी एक न सुनी। लगभग 3 घंटे तक चली मान मनोबल के बाद पिता कुणाल के पास पहुंचे और उसे किनारे से वापस खींचने की कोशिश की। इस दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वो 300 फुट गहरी खाई में गिर गए। अपने पति और बेटे को गिरता देख दुखी संगीता भी कुछ ही सेकंड बाद पहाड़ी से कूद गई। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय बलों ने 7 मई 2025 की सुबह ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जिन जगहों पर हमला किया गया था उनमें बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी शामिल था। इसे मरकज सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक भारत के हमले में खंडहर हो चुके जैश के मुख्यालय को फिर से तैयार कर लिया गया है। वहीं मुख्य हॉल में नया प्लास्टर, पेंट और संगमरमर का फर्श तैयार किया गया है। भारतीय सटीक मिसाइलों से मरकज के सेंट्रल हॉल में बने गहरे गड्ढों को अब सीमेंट और मलबे से पूरी तरह भर दिया गया है। हालांकि हमले के दौरान क्षतिग्रस्त हुई आसपास की इमारतों को हटा दिया गया है। अब नई इमारतें बनाई गई हैं। इस निर्माण को पाकिस्तान की सरकार ने फंड किया है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तानी अधिकारियों से नकद किश्तों में 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले थे। इनमें 11 करोड़ रुपए मुख्य हॉल को बनवाने में खर्च किए गए। यह आतंकी ठिकाना पूरी तरह बदला हुआ अब नजर आ रहा है। नवाब शाह जिले में पनाह दी गई है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित ये कॉम्प्लेक्स जैश ए मोहम्मद के लिए आतंकवादियों की भर्ती, ट्रेनिंग और योजना बनाने का प्रमुख केंद्र है। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किए जाने के 15 महीने बाद बहावलपुर स्थित ये आतंकी ठिकाना एक बार फिर पूरी तरह चालू हो गया है। मेरठ में 8 दिन पहले आपत्तिजनक रील पर सस्पेंड की गई महिला दरोगा अनु कॉलेज पहली बार यूट्यूब पर लाइव आई और कपड़ों से लेकर मानसिक परेशानी तक अपनी बात रखी। उन्होंने उस इन्फ्लुएंसर अमित किल्होर को जवाब दिया जिसने पहली बार उनकी वीडियो वायरल की थी। यूट्यूब लाइव में अनु ने कहा कि वो कई दिनों से कमरे में बंद हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं। अनु कॉलेज ने अपने कपड़ों को लेकर सवाल उठाए जाने पर कहा, पसंद के कपड़े पहनने से किसी को क्या दिक्कत, उनके पिता को उनके कपड़ों से कोई परेशानी नहीं, फिर दूसरों को शिकायत क्यों है। मेरे घर में ये कपड़े पहनना नॉर्मल है। मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप मत देखिए भाई। अनु ने यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस महकमे की छवि धूमिल नहीं की और वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें जान देने जैसे ख्याल भी आने लगे थे। बता दें, अनु कॉलेज 2023 बैच की यूपी पुलिस की दारोगा हैं। निलंबन से पहले एसएसपी कार्यालय में तैनात थी। 16 अगस्त को पुलिस आचरण नियमावली के उल्लंघन के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। फिलहाल पूरे मामले की जाँच एसपी क्राइम अवनीश कुमार कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब रंगपुर में एक हिंदू परिवार के 4 सदस्यों की हत्या ने सनसनी मचा दी है। पुलिस ने मामले में 2 पड़ोसियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी परिवार के बन रहे मकान की छत पर नशीला पदार्थ ले रहे थे। परिवार के मुखिया गणपति चक्रवर्ती ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने उनका गला घोंट दिया। गणपति की चीख सुनकर पत्नी और बेटी भी ऊपर पहुंची। पुलिस का आरोप है कि पहचान उजागर होने की डर से आरोपियों ने उन दोनों की भी हत्या कर दी। इसके बाद घर में सो रहे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी घर में ही नहाए, खाना खाया और सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक दोनों ने घर का सामान बिखेर कर वारदात को लूट जैसा दिखाने की कोशिश भी की। फिलहाल आरोपी मुग्धा दास और सिद्धार्थ पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन इस घटना ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीलामी की बोली 21,000 रुपए से शुरू होगी। आपको बता दें कि 16 अगस्त को लखनऊ में अवैध डेयरी हटाने गई नगर निगम और पुलिस टीम पर हमला किया गया था। पथराव में नगर निगम के कर्मचारी व दरोगा और एक सिपाही घायल हो गए थे। 3 घंटे तक ताबड़तोड़ कार्रवाई में घेराबंदी कर 197 भैंसें पकड़ी गई। हमले को लेकर अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला छावनी स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल के पीछे का है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि बच्ची गली में अकेली थी। तभी अचानक खूंखार कुत्ते ने उस पर हमला कर उसे सड़क पर पटक दिया। कुत्ता मासूम को घसीटकर बुरी तरह नोचता रहा और वो जान बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही। चीख पुकार सुनकर एक महिला और स्थानीय लोग तुरंत दौड़े। उन्होंने हिम्मत दिखाकर कुत्ते को खदेड़ा और बच्ची को बचाया। हमले में गंभीर रूप से घायल बच्ची के सिर पर गहरे घाव आए हैं। वहीं कलाई और पीठ को भी कुत्ते ने बुरी तरह नोच डाला है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद बच्ची को छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस टीम ने पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए संरक्षण गृह में लगे सीसीटीवी की गहनता से जांच की। वहीं मौत मामले की मजिस्ट्रेट जांच की भी संभावना जताई जा रही है। लगभग 14 वर्षीय बालिका मृत मिली है। इस संबंध में उस बालिका के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। सीसीटीवी में ये देखा गया कि 3 बालिकाएं, 2 अन्य बालिका जिनकी उम्र 15 वर्ष है और यह बालिका साथ में बाथरूम में अंदर गई और उसके बाद मात्र 2 बालिकाएं ही बाहर आईं। जब उन अन्य बच्चियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस बच्ची के साथ घटना करना बताया। शनिवार रात एक मरीज के साथ एक युवक डॉक्टर के कैबिन में घुस गया। जब डॉक्टर मरीज की मेडिकल कंडीशन बता रहे थे तभी युवक के साथ कहासुनी हो गई और उसके बाद उस शख्स ने हमला बोल दिया। इस घटना से हॉस्पिटल के अंदर कुछ देर के लिए तनाव भी पैदा हो गया। पुलिस ने घटना के संबंध में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है।
वाली क्षेत्र के अरबई गांव में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के पास नाले में नहाने गए 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के रहने वाले मुन्ना के छोटे बेटे रोहित के रूप में हुई है। रोहित कक्षा 5 में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ नाले में नहाने गया था। नहाते समय रोहित और एक अन्य बच्चा गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। ग्रामीणों ने दोनों को डूबता देख तुरंत बचाव करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन रोहित का पता नहीं चल सका। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से रोहित का शव नाले से बाहर निकाला गया। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच की